स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम यहाँ पे रीजनिंग कर रहे हैं और रीजनिंग में हमने लास्ट क्लास में सिलॉग एंड किया था, ठीक। और आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज वेन डायग्राम। तो आज हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि इससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और इसके अलावा ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आज के सिंगल वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कराऊंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो देखो, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो इसमें डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक। वो हम आज यहाँ पे बताएंगे आपको। दूसरी चीज ये कि मैं आपको कुछ ऐसी फिक्स इमेजेस दिखाऊंगी कि इसने मतलब जो वेन डायग्राम है वो इन्हीं इमेजेस के बेसिस पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इकट्ठी एक इमेज लेकर आई हूँ जिसमें जितने डायग्राम बने हैं वही डायग्राम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको आएंगे। ओके, और सेकेंड थिंग ये कि जो वेन डायग्राम है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग को लगता होगा। अगर किसी को लगता है तो उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो आज मैं इस तरीके से आपको टैकल करना सिखाऊंगी कि आपके आज के बाद ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपने सिलॉग को पढ़ लिया है, जैसा कि हम एंड करके आए लास्ट क्लास में, तो सिलॉग अगर आपने खत्म कर लिया है तो वेन डायग्राम फिर आप कर ही लोगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सिलॉग और वेन डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज कि जो सिलॉग है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन वेन डायग्राम में प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकली सोच के आपको यहाँ पे आंसर देना है कि ये चीज हो सकती है कि ये चीज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम और गिवन वर्ड्स। स्टेटमेंट्स मतलब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे सिलॉग में होता था वैसा, और कुछ इमेजेस आपके ऑप्शन में होंगे और आपको बताना होगा कि वो कौन सी इमेज है जो उसमें फिट हो रही है, ठीक। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं। तो बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। ये वाले टाइप के भी क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी को आज सिंगल वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो तब। ओके, चलो अब स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरी आईडीज दिख रही होंगी। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। ओके, तो आप मुझसे सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी पीडीएफ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम में ये यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं, तो ये पूरी की पूरी इमेजेस आपको वेन डायग्राम के चैप्टर में देखने को मिलेगी, ठीक है। बस इतनी इमेज आप ध्यान रख लो, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाना है। अब इमेजेस पे वर्क कैसे करना है कि कौन सी इमेज किस में फॉलो होगी। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको स्टेटमेंट या तो दे दिए जाएंगे या तो कुछ वर्ड्स आपको गिवन होंगे और आपको बताना होगा कि कौन सी इमेज यहाँ पे फिट बैठेगी, ठीक। अब देखिए, वर्ड्स या तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कितने शब्द आपको देना चाह रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने दे दिया कि मान लो क्या दे दिया, जैसे मान लो कलर्स की बात करें, अगर हम ब्लू दे दिया या फिर रेड दे दिया, फिर यहाँ पे एप्पल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे उसने मान लो पेन दे दिया। ये 4 शब्द आपको एग्जामिनर ने दे दिए कि ये 4 शब्द आपको गिवन है और आपको बताना है कि इन 4 वर्ड्स के बेसिस पे कौन सा डायग्राम यहाँ पे फिट होगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, कितने भी वर्ड्स क्यों ना दिए जाएं, आपको एक चीज दिमाग में ध्यान रखनी है, दैट इज आपको हमेशा रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स देखना है पहले, ठीक। आपकी चॉइस है कि आप इन चारों शब्दों को किस सीक्वेंस में देख रहे हो। फर्स्ट 2 मतलब 2 शब्दों के बीच का रिलेशन आपको देखना है कि मान लो ब्लू और क्या लिया मैंने, रेड। तो ब्लू और रेड, इन 2 वर्ड्स के बीच में रिलेशन देखो कि क्या रिलेशन बन सकता है। रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स के बेसिस पे क्या डायग्राम प्लॉट हो सकता है, उसको एक साइड बना लो। दूसरा, फिर आप बाकी के जो रिमेनिंग शब्द हैं या वर्ड्स हैं, आप उनको रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स देख देख के सारे शब्दों को जितने भी क्वेश्चन में गिवन होंगे वो सब आपको कवर करके एक इमेज फ्रेम करनी है कि कौन सा होगा,
ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मीन्स ये कहना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे कितने भी वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, आपको रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स करके इमेजेस को फुलफिल करना है। ठीक है, तो और थोड़ा रियल लाइफ से सोच के चलना है। यहाँ पे सिलॉग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि हाइपोथेटिकल चीज़ें होंगी, नहीं, यहाँ पे रियल लाइफ आप उसको कनेक्ट करके आंसर देंगे। ठीक है, तो ये इमेज है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतनी इमेजेस के बेसिस पे डायग्राम आपको देखने को जनरली मिलते हैं। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन आपके सी सेट में नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा कैसे करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 3 वर्ड दिए गए हैं। पहला है राज्य, दूसरा है महाद्वीप, तीसरा है जिला और चौथा है देश। राज्य दैट इज स्टेट, महाद्वीप दैट इज कॉन्टिनेंट, जिला दैट इज डिस्ट्रिक्ट और देश दैट इज कंट्री। ठीक, तो अब आपको बताना है कि इन वर्ड्स के बेसिस पे कौन सी इमेज सही होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से आप दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सी इमेज यहाँ पे फुलफिल होगी। तो अगर आप शब्दों को देखें, ठीक है, जैसे पहला वर्ड है स्टेट, ठीक, दूसरा वर्ड है कॉन्टिनेंट, ठीक है, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट और चौथा है कंट्री। ठीक, तो ये शब्द है। तो आपको मैंने क्या रूल बताया, सबसे पहले आप रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स के बेसिस पे बनाइए। जैसे अगर आप देखें तो जो स्टेट है, ठीक, जो स्टेट है, या तो आप स्टेट और कॉन्टिनेंट को ले लो पहले, या फिर कॉन्टिनेंट और डिस्ट्रिक्ट को ले लो, या डिस्ट्रिक्ट और कंट्री को ले लो, या कंट्री और स्टेट को ले लो। आपकी चॉइस है, 2-2 करके आप शब्दों के बीच में रिलेशन देखिएगा। तो आप पहली चीज सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर डाल लेना कि ऑप्शन किस तरीके के हैं। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट डायग्राम फ्रेम करना भी ना पड़े और ऑप्शन देख के आंसर बन जाए, है ना। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑल वाला ऑप्शन है। ठीक है, मतलब सारी चीजें एक के अंदर एक आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन है ऑल वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है कि इन दोनों के बीच तो ऑल है और इन दोनों के बीच भी ऑल है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ओके, ये वाला देखोगे तो अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है सम वाला ऑप्शन, सम वाला डायग्राम, जो कि ऑल के अंदर आ रहे हैं और ये बिल्कुल अलग से अलग बैठा हुआ है। और नीचे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है कि तीनों जो है सम के रिलेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है, तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो आ रहा है कॉन्टिनेंट। ठीक है, और कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आएंगे, आप खुद सोचिए कि कॉन्टिनेंट तो सबसे बड़ा होगा, मतलब एक फुल डायग्राम तो बनेगा ही। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट का। और कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होंगे भाई, कॉन्टिनेंट के अंदर होंगी कंट्रीज। ठीक, कंट्रीज, और कंट्रीज के अंदर क्या होंगे, स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट। मतलब अगर हम देखें इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो रिलेशन फ्रेम हो रहा है वो हो रहा है ऑल का रिलेशन। ओके, और ऑल का रिलेशन आपके ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, तो आप देखिए ध्यान से कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो कुछ इसी तरीके का है कि सबसे छोटा सबसे अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट के अंदर आएगा, स्टेट कंट्री के अंदर आएगा और कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपकी समझ और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो वर्ड्स है ना वो इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा इसमें। जो भी शब्द होंगे उनसे आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कहीं ना कहीं, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ से। ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ही कम सेकंड लगेंगे अगर आपके पास ये इमेजेस हैं। ठीक, कि इतने तरीके के रिलेशन बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑल का रिलेशन है, ओके, यहाँ पे ये नो का रिलेशन है, दोनों कोई भी सर्किल आपस में कनेक्टेड नहीं दिख रहे, है ना। यहाँ पे ये सम का रिलेशन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में ऑल है बट अंदर का कोई कनेक्शन नहीं है, ऑल प्लस नो का है अंदर वाला। ठीक, ये वाला देखो यहाँ पे ऑल का है और ये तो बाहर ही है ना, ये भी नो के चले उस रिस्पेक्ट में चला गया। यहाँ पे देखो ऑल प्लस सम का है, ऑल
प्लस सम का रिलेशन है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके के ये 10-11 रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और यही इमेजेस आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सम का रिलेशन है, तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ऑल प्लस सम का रिलेशन है, ठीक। यहाँ पे सम का रिलेशन है, यहाँ पे नो का रिलेशन है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे सम का रिलेशन है प्लस हाँ सम का रिलेशन है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल प्लस सम का रिलेशन है। तो बेसिकली जो रिलेशन है ना वो 3 टाइप के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको मैं यहाँ बता ही देती हूँ एक बार में। पहला आपको मेन रिलेशन देखने को मिलेगा ऑल वाला, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सम वाला, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा नो वाला, ठीक। ये 3 मेन रिलेशन है, यही आजू बाजू आपस में कनेक्ट होते रहेंगे या डिसकनेक्टेड दिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको करने में इजी होगा कि किस तरीके से हमको ऑप्शंस बनाने हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने इसी बेसिस पे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगर आपसे बन पाए तो आप खुद भी पॉज करके आंसर दीजिएगा। देखो क्वेश्चन में 3-4 वर्ड दिए गए हैं। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है माउस और चौथा है स्कैनर, ठीक है। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर, ये वर्ड हमको दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि भाई जो कीबोर्ड है, ठीक है, वो क्या है, इसको इमेजिन कर लीजिए। जो मॉनिटर है वो क्या है, आप उसको इमेजिन कर लीजिए। फिर माउस, ठीक है, ये चूहा वाला माउस नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर वाला माउस है। और फिर स्कैनर। हाँ, तो अब इस बेसिस पे आप दिमाग लगाइए कि इन 4 शब्दों के बीच इनमें से कौन सा रिलेशन बैठ सकता है। तो अगर आप पहले खुद डायग्राम ना बनाएं और पहले नज़र डालें ऑप्शन पे, ओके, तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो आप पाओगे भाई कि अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाएं सबसे पहले, तो ये कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे सम का रिलेशन है, ठीक है। और सम का रिलेशन कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर में सम का रिलेशन कैसे हो सकता है, खुद सोचो। कीबोर्ड का एक अलग फंक्शन है, माउस का अलग फंक्शन है, स्कैनर का अलग फंक्शन है और मॉनिटर का अलग फंक्शन है ना। तो इनके फंक्शंस अलग है, तो ये सम के रिलेशन में नहीं आ सकते। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप ऑप्शन नंबर ए में। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो, कीबोर्ड अलग है भाई, मॉनिटर अलग है ना। कीबोर्ड अगर हम डिवाइसेस के बेसिस में भी देखें तो कुछ इनपुट डिवाइस दी गई हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस दी गई हैं, तो आप सभी को इकट्ठा ऑल के रिलेशन में काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि सभी के फंक्शन अलग अलग है भाई, आप ये यहाँ पे आप सिलॉग नहीं लगा सकते। वेन डायग्राम अलग है, सिलॉग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ आप ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप सोच रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्या, तो आप खुद सोचो कि 2-2 के पेयर हैं भाई ये, तो एक में कीबोर्ड, एक में माउस हो सकता है, एक में मॉनिटर, एक में स्कैनर हो सकता है, यही हो सकता है ना। अगर हम इन डायग्राम को देखें तो एक में कीबोर्ड सोच लोगे, एक में माउस सोच लोगे, और इसमें एक में आप मॉनिटर सोच लोगे और एक में आप स्कैनर सोच लोगे मान लो। तो ये कैसे हो सकते हैं, खुद सोचो। कीबोर्ड और माउस या कीबोर्ड और मॉनिटर या व्हाटएवर द वर्ड जो यहाँ पे गिवन है वो ऑल के रिलेशन में तो हो ही नहीं सकते ना, चाहे वो भले 2-2 के पेयर में क्यों ना हो सकता है कुछ लोग सोचें कि मैम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेसिस पे ये दोनों एक साथ आ जाएं। नहीं, अगर यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करके भी कोई वर्ड होता तो फिर ये चीज़ें उसके अंदर आ सकती थी। सपोज यहाँ पे एक और वर्ड होता कि इनपुट डिवाइस करके लिख देता, वो मान लो यहाँ पे लिख देता इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो फिर आप क्या करते, इनपुट डिवाइस का बड़ा सर्किल बनाते, उसके अंदर कीबोर्ड और उसके अंदर माउस को ले आते, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस करके कोई भी शब्द हमें नहीं दिए गए हैं, इस वजह से हम इनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। बचा क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि कीबोर्ड का फंक्शन अलग है, तो कीबोर्ड का सर्किल अलग,
माउस का अलग, मॉनिटर अलग और स्कैनर अलग। ठीक, इस बेसिस पे आप जनरली किसी भी क्वेश्चन को डील करेंगे कि कैसे हमें उसके आंसर तक पहुंचना है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऐसा और ऐसे कोई शब्द आएंगे भी नहीं कि जो आपको ना पता हो, आप लोग रिलेट कर लोगे। मान लो 4 वर्ड गिवन है, 4 में से 3 आपको डेफिनेटली बनेंगे, एक आध ऐसा होगा जिसको आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर पाओगे। ओके, तो आप पूरी क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड तक, तो आपका ये टॉपिक बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, कब? अगर वीक होगा तो, और नहीं होगा तो रिवीजन हो जाना है, सिंपल, ज्यादा लोड लेकर पढ़ना ही नहीं है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है भाई गेहूं दैट इज व्हीट, अनाज दैट इज ग्रेन, प्याज दैट इज अनियन और मक्का। ठीक है, तो अब देखिए आप कि यहाँ पे कौन सा डायग्राम फॉलो किया जा सकता है। तो देखो, गेहूं और अनाज और प्याज और मक्का, देखा जाए तो सभी चीजें खाने की हैं, है कि नहीं? तो अब आप कनेक्शन देखिए कि यहाँ पे कौन सा डायग्राम इसमें सही बैठेगा, कौन सा डायग्राम बैठेगा। देखो, अगर हम ग्रेन्स के बेसिस पे बात करें, ओके, अनाज के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो भाई एक सर्किल हो जाएगा हमारा अनाज का, ये हो गया हमारा ग्रेन्स का सर्किल। अब अनाज में आ जाएगा गेहूं भी और मक्का भी, आ जाएगा कि नहीं? लेकिन गेहूं और मक्का का आपस में कनेक्शन नहीं है, गेहूं अलग है, मक्का अलग है। आप गेहूं को मक्का नहीं बोल सकते। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में गए हो, ठीक, कब गए हो? वेन डायग्राम पढ़ना है अगर आपको, अगर आप वेन डायग्राम पढ़ रहे हो और आप सोचिए चलो मार्केट में चलते हैं, शॉप में आपको लेना था वहां पे गेहूं और आपने बोल दिया कि भाई मक्का दे दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप जो बोलोगे वो तो वही देगा ना। इट मीन्स कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आपको गेहूं चाहिए तो आपको गेहूं बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि गेहूं और मक्का आपस में कनेक्टेड है ना, दोनों के चीजें दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो इसीलिए गेहूं अलग, मक्का अलग। ओके, और ये फुल सर्किल हो गया किसका? ग्रेन्स का। ओके, अब बात आ गई अनियन की, यानी कि प्याज की। तो प्याज भी खाने की चीज है, लेकिन वो इस अनाज वाले पोर्शन से ना हट के रहेगी थोड़ा, भले ही वो खाने की, लेकिन वो अलग उसमें काउंट होगी। अब देखो, कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैम ये सभी खाने की चीजें हैं, तो ये अनाज के ही अंदर क्यों नहीं आ गई, है ना? तो अनाज के अंदर प्याज नहीं आएगी, माना कि वो खाने की चीज है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो एक और ऑप्शन होता आपके लिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता दैट इज भोजन या फिर खाना या फूड, कुछ भी कह लो, अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन होता, मान लो फूड करके, ठीक है, तो अब फूड में सब आ जाते, गेहूं, अनाज, मक्का, प्याज, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो सब। ठीक है, तो अगर वो होता तो ये सब भी एक सर्किल के अंदर आ जाते। ठीक, फिर भी गेहूं और मक्के का कनेक्शन नहीं होता, प्याज का कनेक्शन नहीं होता। ठीक, इस तरीके का डायग्राम बन जाता। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता रही हूँ कि क्या होता, गिवन क्वेश्चन जो है तो है, इसके अलावा कौन सा डायग्राम किस तरीके से इन ऑप्शंस में अगर और क्या होता तो ये कैसे फ्रेम हो सकता, हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से भी सुनिएगा कि अगर हम कुछ अदर वर्ड जोड़ रहे हैं तो वो जोड़ने के बाद डायग्राम कैसे तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, उस बेसिस पे देखो, यहाँ पे सम का रिलेशन है, ये नहीं होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कुछ गेहूं मक्का है या कुछ प्याज मक्का है या कुछ गेहूं प्याज है, आप ये नहीं कह सकते, सब अलग अलग है, सबका काम अलग है, आप उनको जबरदस्ती सम के रिलेशन में नहीं डाल सकते। ओके, ऑल के रिलेशन में भी आप नहीं डाल सकते। भाई कैसे सारा गेहूं मक्का हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप सिलॉग पढ़ोगे, बट जब आप वेन डायग्राम पढ़ोगे तो गेहूं मक्का नहीं होगा। ओके, तो ऑल का रिलेशन गलत। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि 4 वर्ड हैं और 2-2 के सर्किल हैं, तो उसने क्या कनेक्शन बनाया होगा? अगर अनाज गेहूं का बना दिया या मक्का प्याज का बना दिया, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, आपका मेन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इस तरीके से आपको ऑप्शंस के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तेल, बाती और दीपक,
ऑयल, विक और लैंप या दीपक तो सभी जानते हैं, इसके लिए इंग्लिश हिंदी की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, बन जाएगा आपसे। तो देखो खुद से सोचिएगा कि जो दीपक होता है, जो हम घर में दिया जलाते हैं, तो उसमें ऑयल भी होता है, मतलब उसमें तेल भी होता है, उसमें रुई की बत्ती भी होती है ना, तो और वो दिया होता है, तो दिए में ऑयल भी आ रहा है और रुई भी आ रही है, जो बाती है वो भी आ रही है, तभी तो वो दिया जल रहा है ना। कि ऐसे आप हवा में बत्ती जलाते हो क्या? नहीं ना, दिए में दिए वाली चीजें वो करके दिए जलेगा ना। दिवाली में कैसे दिए जलाते हो? दिवाली में क्या रोज दिए जलते हैं। तो देखो अब क्या पूछा है यहाँ पे कि इनका आपको कनेक्शन बताना है कि यहाँ पे कौन सा कनेक्शन होगा। तो आप खुद सोचो, अब एलिमिनेट कर करके देखो, ठीक है। डायरेक्ट आंसर ढूंढने की बजाय जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटा दो। जैसे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि कुछ दिए तेल है या कुछ तेल दिए बाती है, ये कनेक्शन नहीं आ सकता, ठीक है। दिए का फंक्शन अलग है, माना कि उसमें तेल और रुई होती है, लेकिन वो सम के रिलेशन में नहीं आ सकते, तो ये डायग्राम टोटल गलत। ओके, अब ये वाला देखो, यहाँ पे भी तीन तीन वर्ड है और तीनों का सम रिलेशन दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा भाई, सम का रिलेशन आएगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब अगर हम यहाँ पे आए तो ये बच्चे जनरली फंसेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इन्हीं दोनों में उनको कंफ्यूजन होगा, ये दोनों तो वो एलिमिनेट कर लेंगे। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये वाले अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएं, ऑप्शन नंबर ए की तरफ, तो ये क्या होगा देखिएगा। ये है ऑप्शन नंबर ए कि मान लो ये फुल सर्किल बन गया किसका? दीपक का। ओके, और इस दीपक के अंदर आ गया भाई तेल और बाती आ गया। तो आप सोचोगे कि तेल में ही तो डूब के बत्ती जलती है, सोचेंगे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सोचेंगे कि तेल में ही तो डूब के बत्ती जलती है, तो तेल और बाती को कनेक्ट कर दो, है ना। तो भाई ऐसे तो कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस थे, दोनों ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो वायर्ड हैं तो कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है, माउस भी कनेक्ट होता है, तो आप दोनों के वायर को एक वायर से कनेक्ट थोड़ी करोगे, है ना। तो समझिएगा वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि यहाँ पे फुल दीपक के अंदर तेल और बाती आएंगे, लेकिन तेल और बाती अलग अलग रहेंगे, तेल अलग है, बाती अलग है। आप खुद सोचो, आप शॉप में जाओगे, अगर आपको तेल चाहिए है तो आप तेल ही बोलोगे, आप बाती बोल के नहीं मांगोगे। कोई है तो नहीं ऐसा जो तेल को चाहिए होता है और बाती बोल के मांगता है ना। तो ये सोच के चलना है, थोड़ा प्रैक्टिकली देख के चलना है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? रॉन्ग, और ये वाला राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया फुल सर्किल हमारा दीपक का, और उसके अंदर आ गया भाई तेल, और उसके अंदर आ गई भाई बाती, ठीक। तेल अलग है, बाती अलग है, इसीलिए तेल और बाती एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किल में डायग्रामेटिकली, ओके। लेकिन दोनों होते दिए के अंदर है, इसलिए दोनों फुल सर्किल दिए में आएंगे, ओके। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऐसा कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं होगी आपको कि आप ना कर पाओ। अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। तो ऐसे टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए जो इस टाइप के होते हैं भाई, कि बनते भी हैं, आते भी हैं, है ना। तो उनको तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करके चलना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अगेन आपको 3 वर्ड दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम इन वर्ड्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो कौन सा करेगा। यहाँ पे लिखा है भारत, दैट इज इंडिया, फिर है महाराष्ट्र और फिर है केरल। तो अब आप खुद सोचिए कि केरल और महाराष्ट्र ये दोनों क्या है? स्टेट है, ठीक। इंडिया क्या है? कंट्री है, यानी कि देश है। तो देश के अंदर राज्य आते हैं, है ना, मतलब कंट्री के अंदर स्टेट्स आते हैं, बहुत सारे स्टेट से मिलके कंट्री बनती है ना। तो वही बात है कि इसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे सही है। अब आप सबसे पहले तो उनको हटाते जाओ जो सही नहीं है, तो आप अपने आप सही पर पहुंच जाओगे, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे देखिएगा कि ऑल का रिलेशन तो नहीं हो सकता,
आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सारा भारत महाराष्ट्र है, या फिर सारा महाराष्ट्र केरल है, या सारा केरल भारत है। ये आप नहीं कह सकते। शब्दों पे एक बार आप नजर डालिए कि वर्ड्स क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। वर्ड्स के मीनिंग के बेसिस पे आपको डायग्राम को पिक करना है। ओके, तो ऑल का रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। अब आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ये सम का रिलेशन है। भारत का कुछ पोर्शन केरल, केरल का कुछ पोर्शन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन भारत। खुद सोचो भाई, भारत के अंदर केरल और महाराष्ट्र दो अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है, तो सम का रिलेशन कहाँ से हो जाएगा? तो ये गलत। अब अगर हम आए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसने किस तरीके से रिलेट कर दिया, पता नहीं किसको उसने अंदर कर लिया है। पहली चीज कि ऑब्वियस है कि भारत यानी कि कंट्री जो है इंडिया वो बड़ा है, केरल और महाराष्ट्र दो अलग अलग स्टेट हैं, ठीक, जो उसके अंदर आते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं दिख रहा। बचा गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो कि ये जो फुल सर्किल है ना, ये हो गया आपके इंडिया का, ठीक है, एक हो गया इसमें महाराष्ट्र और एक हो गया इसमें केरल, ठीक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि दो लैंग्वेज दी गई है और एक का नाम ही लैंग्वेज दिया गया है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला वर्ड है इटालियन, दूसरा वर्ड है स्पेनिश और तीसरा वर्ड है लैंग्वेज। पहला वर्ड है इटालियन, दूसरा है स्पेनिश और तीसरा है लैंग्वेज। तीन वर्ड आपको गिवन है कि पहला दो भाषाएं हैं, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। ओके, तो अब एक तीसरा वर्ड दे दिया गया भाषा वर्ड से ही, दैट इज लैंग्वेज करके। अब आप खुद सोचो, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इंडिया, महाराष्ट्र और केरल वाला, उसी टाइप से ये वाला ऑप्शन भी सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। आप खुद सोचो, जो लैंग्वेज है भाई, ये हो गई हमारी लैंग्वेज, ठीक। अब लैंग्वेज दैट इज भाषा, और भाषा कई टाइप की होती है, ठीक है, कितनी सारी टाइप्स की भाषा हैं, तो वो सब भाषा की कैटेगरी में आ जाएंगी, मतलब लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इटालियन, एक हो जाएगी इटालियन और एक हो जाएगी स्पेनिश, और इटालियन अलग है, स्पेनिश अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, इसीलिए ये दोनों लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर तो आ रही हैं लेकिन टच नहीं होंगी, कनेक्ट नहीं होंगी। तो इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सी नहीं होगा, यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिखा रहा, बट लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज है तो दे आर अंडर इन लैंग्वेज कैटेगरी ना। ओके, सम का रिलेशन हो ही नहीं सकता, स्पेनिश अलग है, इटालियन अलग है, कैसे सम का रिलेशन हो सकता है? यहाँ पे तो उसने एक को बिल्कुल अलग ही कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाते हुए चलना है। अब देखो एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिएगा। वर्ड इज शिमला मिर्च, ठीक है, दैट इज कैप्सिकम, चटाई दैट इज मैट, और चूहा दैट इज रैट। ओके, ये तीन शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इन तीनों का क्या कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है इन डायग्राम्स में, आपको ये बताना है। वर्ड देखो, मीनिंग देखो, कनेक्शन निकालो, यहाँ पे जल्दी करो। देखो, शिमला मिर्च दैट इज कैप्सिकम, एक सब्जी है, ठीक है, शिमला मिर्च। चटाई दैट इज मैट, जो हम बिछाते हैं, मैट वो अलग है। अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैट भी सब्जी में आ रही है, नहीं, मैट का फंक्शन अलग है, उसका काम अलग है भाई, ठीक है। रैट दैट इज चूहा, चूहा अलग है, सब्जी अलग है, चटाई अलग है, ठीक, तीनों अलग अलग है। तीनों का कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या मीनिंगफुल? अगर आप देखो तो दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। शिमला मिर्च अलग है, चूहा अलग है और चटाई अलग है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आपका नो कनेक्शन है तो नो का रिलेशन बनेगा। तो ये हो गया भाई हमारा शिमला मिर्च दैट इज कैप्सिकम का सर्किल, और ये हो गया हमारा मैट
और ये हो गया हमारा रैट, चूहा, ठीक। तीनों का अलग अलग सर्किल बनेगा और ये कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं, क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इनको आप थोड़ा केयरफुली करें, ध्यान से करें। अब देखना यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिख रहे होंगे और आपको बताना है इन वर्ड्स का कौन सा डायग्राम में सही संबंध या सही रिलेशन बैठेगा। बताइए जल्दी, कौन सा रिलेशन सही बैठेगा। तो आप खुद सोचिए कि पहला है कान, दैट इज ईयर, ठीक है। दूसरा है नाक, दैट इज नोज, और तीसरा है फेस, दैट इज चेहरा। ये 3 वर्ड आपको गिवन है और आपको बताना है कौन सा डायग्राम आएगा। अब आप खुद सोचो कि हमारे फेस में ईयर्स भी हैं और नोज भी है ना, फेस के अंदर ही तो है ना। तो क्या होगा, डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा कि ये हो गया आपका फुल फेस का डायग्राम, ठीक। ये हो गया एक आपका कान और ये हो गया एक आपका नाक, ठीक। मतलब नाक तो एक ही होती है और एक कान नहीं 2 कान होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन शब्द को ले रही हूँ, यहाँ पे इन वर्ड्स को पिक कर रही हूँ, ओके। कि एक सर्किल हो गया आपके ईयर्स का, एक सर्किल हो गया आपके नोज का, और ये फुल सर्किल हो गया आपके फेस का, कि फेस में ही नोज और ईयर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है। अब आप खुद सोचो कि कुछ फेस ईयर कैसे हो सकता है, कुछ ईयर नोज कैसे हो सकती है, कुछ नोज फेस कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये सम का रिलेशन नहीं बैठेगा, ओके। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई फेस अलग है, नोज अलग है, ईयर अलग है। फेस अलग है लेकिन फेस के अंदर ही है ना नोज और ईयर्स, ये सब पूरे उसी में कनेक्ट होते हैं, तो ये अलग अलग तो नहीं आएंगे। यहाँ पे उसने एक को अलग कर दिया, 2 को जोड़ दिया, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर दिख रहा है, इस तरीके का ऑप्शन सही जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ पा रहा हो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है कि आपको इनमें से डायग्राम बताना है कि इन वर्ड्स के बेसिस पे कौन सा डायग्राम सही आएगा। एंड द वर्ड्स आर, फर्स्ट वन इज कॉपर, ठीक है। पहला शब्द है कॉपर, दूसरा है बुक और तीसरा है वायर, ठीक है। कॉपर, बुक और वायर, ये 3 वर्ड आपको गिवन है और आपको इन वर्ड के बेसिस पे बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम सही जाएगा। तो जरा दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। अब आप खुद सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि यहाँ पे जो बुक है, बुक एक अलग चीज है, ठीक है। बुक का कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक। बुक अलग है, फंक्शन अलग है, बुक अलग है। कॉपर और वायर है ना। अब आप खुद सोचो थोड़ा, अगर आप ऑप्शंस पे जाओ तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि बुक भी, वायर भी, कॉपर भी, दे ऑल आर कनेक्टेड इन अ सम रिलेशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉपर और वायर फिर भी कनेक्टेड हो सकते हैं इन अ रिलेशन ऑफ सम का केस, है ना। लेकिन बुक कैसे सम में आ सकती है भाई? आप बुक को वायर नहीं बोल सकते, वायर को बुक नहीं बोल सकते, और कॉपर को बुक नहीं बोल सकते, बुक को कॉपर नहीं बोल सकते। तो कैसे आप उनको कनेक्ट करोगे? तो इसलिए ये डायग्राम गलत। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ कि उसने क्या कर दिया कि मान लो किसी एक कैटेगरी में बुक और वायर और कॉपर सबको रख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक जो वर्ड है वो एकदम हटके है, दैट इज बुक। बुक का तो कॉपर वायर से कनेक्शन ही नहीं है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, ऑल तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। जब सम का रिलेशन नहीं है तो ऑल का रिलेशन कैसे हो सकता है? खुद सोचो। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन कट हो गया। अब बचा क्या हमारा? प्यारा सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप सी में देखो कि मान लो ये हो गया कॉपर और ये वाला डायग्राम हो गया वायर का,
और ये जो दूर बैठा है ये डायग्राम हो गया बुक का, कि बुक का कोई कनेक्शन नहीं तो बुक को बिल्कुल इस डायग्राम से टच मत करो। लेकिन कॉपर और वायर का कनेक्शन हो सकता है, किसके केस में? सम के केस में, ना कि ऑल के केस में। ठीक, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप खुद सोचो, क्या सारे वायर कॉपर के होते हैं क्या? नहीं ना, वायर अलग अलग उस मटेरियल के भी होते हैं। तो कॉपर और वायर के बीच, लेकिन हमें पता है कि कुछ वायर डेफिनेटली कॉपर के हो सकते हैं। ओके, उस बेसिस पे उनके बीच सम का रिलेशन बनेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और बुक बिल्कुल अलग से अलग है, वो अलग आएगी, डायग्राम में कनेक्ट नहीं होगी। क्लियर? चलो, तो समझ में आ गया ये वाला? हाँ, अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन? कौन सा वेन डायग्राम बताता है इन वर्ड्स के रिलेशन को? देखो, और वर्ड्स क्या क्या है भाई? वर्ड्स है, काफी डेली लाइफ के वर्ड है भाई। झाड़ू, पोछा और फर्श क्लीनर, ये 3 शब्द आपको दिए गए हैं, झाड़ू, पोछा और फर्श क्लीनर। इसमें तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी ना आपको। खुद सोचो, डायग्राम को देखो और सोचो कि क्या आंसर होगा यहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी का होमवर्क है ये। ठीक, ये आप बताएंगे मुझे। चलो, अब जो इमेज वाले डायग्राम होते हैं जिसमें वर्ड गिवन होते हैं और आपको इमेजेस दी जाती है और इमेजेस को पिक करना रहता है। ठीक, अब इसके अलावा वेन डायग्राम में एक डायग्राम एनालिसिस करके भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज गिवन हेयर। ठीक, इसमें क्या होता है ना, आपको इमेज दे दी जाती है, इमेज में डेटा फिल कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस डायग्राम में वो स्टेटमेंट कहाँ पे लाई कर रहे, कौन से डेटा में, ये आपको बताना होता है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहती हूँ कि ये वाले क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। वेन डायग्राम में 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक ये वाले टाइप जो हम अभी कर रहे थे, ठीक, ये वाले टाइप। दूसरा ये डायग्राम एनालिसिस, कि डायग्राम को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। अभी तक हम डायग्राम बना रहे थे, अब डायग्राम बना बनाया आया है, आंसर आपको देने हैं। और तीसरा वही वाले क्वेश्चन, चाय कॉफी वाले, कौन कितना क्या पीता है उस तरीके से, वैसा वाला। ठीक, तो अब हम आते हैं ये वाले टाइप पे। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है, ठीक है, और इस इमेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है, और इमेज को भी आइडेंटिफाई मैं कर देती हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल है, ओके, जो ट्राइंगल है वो क्या बता रहा है? चाय पीने वालों को, मतलब हु ड्रिंक्स टी। ठीक है, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डिनोट्स द पीपल हु ड्रिंक टी, मतलब जो चाय पीते हैं। ठीक, अब देखो जो सर्किल है, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये कलर आपको नहीं दिखेगा, ये जो सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल आइडेंटिफाई कर रहा है किनको? कॉफी पीने वालों को। ठीक, सर्किल बता रहे हैं कि इतने लोग कॉफी पीते हैं और डेटा अंदर फिल्ड है। ओके, अब देखो एक और, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बता रहा है जूस पीने वालों को। ठीक है, स्क्वायर बता रहा है जूस पीने वालों को। देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देती हूँ कि जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है ये बता रहा है टी ड्रिंकर्स को। ठीक, जो सर्किल है वो बता रहा है कॉफी ड्रिंकर्स को। ठीक है, और कौन बचा? और जो स्क्वायर है ये बता रहा है जूस पीने वालों को। ठीक है, ये तो ये इनके आइडेंटिफिकेशन है, इनके अंदर डेटा फील्ड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि कितने लोग कॉफी पीते हैं। अब आप डायग्राम को देखिए, बताइए कितने लोग कॉफी पी रहे हैं भाई। कॉफी पीने वालों का डायग्राम कौन सा है? सर्किल है। कॉफी पीने वालों का डायग्राम कौन सा है? सर्किल है। तो आपसे पूछ रहे हैं कितने लोग कॉफी पी रहे हैं, तो आपको
सिर्फ कॉफ़ी को देखना है, ठीक, चाय और जूस को नहीं देखना है। कॉफ़ी की बात की जा रही है, तो कॉफ़ी पीने वाले कितने हो सकते हैं जो सिर्फ कॉफ़ी वाले सर्किल में आए, है कि नहीं? तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे कॉफ़ी वाला कितना है, एक वैल्यू दिख रही है हमको 43, एक वैल्यू दिख रही है 38 और बस, ठीक है। तो अगर आप 43 और 38 को ऐड करोगे, 43 और 38, तो ये हो गया 8 3 11, 4 और 1 5 और 3 8, 81। मतलब अभी और बच रहे हैं। और कौन है जो कॉफ़ी पी रहे हैं? ऑप्शन देखो, कॉफ़ी पीने वाले मतलब जो सिर्फ सर्किल में आ रहे हैं, आपको ये कंसीडर करके चलना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में ओनली कॉफ़ी पीपल नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है जनरली कि हाउ मेनी ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है। तो मतलब कॉफ़ी वाले सर्किल में जितनी वैल्यूज है आपको सबको जोड़ना है। तो 43 38 को हमने जोड़ लिया, इसके बाद 45 23 और 15 को भी आप जोड़ लो। तो 45 23 और 15 ये भी आप जोड़ लो, तो ये हो गया 5 5 10 3 13, और ये कितना हो गया 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, ये होगा 83 और 81 यहाँ पे हमने निकाला ही था। तो ये कितना हो गया 3 और 1 4 और 8 और 8 16, 164। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 164। कैसे हमने सॉल्व किया आपने देखा? क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि पूछा क्या है। क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी पीपल ड्रिंक कॉफी, मतलब कितने लोग कॉफी पीते हैं। तो आपको ये देखना है कि कॉफी वाला जो इमेज है उसमें जितनी वैल्यूज है सबको जोड़ दो, ठीक। अगर यहाँ पे ये पूछता कि हाउ मेनी पीपल ऑफ ओनली कॉफी ड्रिंकर, ठीक है, जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो सिर्फ जब लग जाता या ओनली की बात आ जाती तो आप सिर्फ वही देखते कि जो सिर्फ कॉफी वाले डायग्राम में आए और किसी डायग्राम में कॉमन पोर्शन ना हो उसका, है ना। तो उस बेसिस पे आंसर हो जाता आपका 81 अगर ओनली कॉफी ड्रिंकर्स की बात होती तो। बट यहाँ पे हाउ मेनी के रिस्पेक्ट में था, तो टोटल जितने कॉफी पीने वाले उसमें कॉमन भी इंक्लूड हो सकते हैं। ओनली वाला केस तभी लगाना है जब द वर्ड ओनली आइडेंटिफाई आपको क्वेश्चन में किया जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसी में, कि कितने लोग रस यानी कि जूस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं। अब ध्यान से देखना, कितने लोग जूस और चाय पीते हैं, आपको ये बताना है, कॉफी नहीं पीते, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, तो अब आपको क्या करना है, इमेज में देख लो। हाँ, इमेज क्या है, कितने लोग जूस और चाय पीते हैं। तो जूस वाला कहाँ है भाई, जूस वाला है स्क्वायर, तो जूस पीने वाले हो गए ये लोग जो स्क्वायर में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जूस पिए और चाय भी पिए, और चाय वाले कितने हैं, ट्राइंगल वाले, ठीक। कॉफी नहीं पीना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉफी नहीं पीना चाहिए, तो मतलब सर्किल वाला पोर्शन आप नहीं लोगे, तो आप ऐसा पोर्शन लोगे कि जो क्या पी रहे हैं, जूस और चाय, है ना। तो अगर आप देखो कि सर्किल यहाँ पे है, ठीक है, ये है सर्किल, ये सर्किल दिख रहा है आपको, तो सर्किल में नहीं आना चाहिए, मतलब ट्राइंगल और स्क्वायर में आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो वैल्यू है भाई 36, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 36, ये 36 जो है ये चाय वाले में भी आ रहे हैं और जूस वाले में भी आ रहे हैं। तो ऑप्शन देख लो, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमको मिल गया 36। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो जूस और टी ड्रिंकर है लेकिन कॉफी ड्रिंकर नहीं है। 36 को देखो वो सर्किल में नहीं आ रहा है ना। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डायग्राम को देख देख कर। डायग्राम में सब कुछ मेंशन होगा, आपको सिर्फ देखना है, वो भी ध्यान से, है ना। नहीं तो आधा अधूरा देख के आधा अधूरा करके आना वहां पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कितने लोग
चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन जूस नहीं पीते? ठीक, कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन जूस नहीं पीते? अब आप देखिए, चाय और कॉफी पिए वो, है ना, तो चाय वाले कौन है भाई? जो ट्राइंगल में आएंगे। चाय भी पिए और कॉफी भी पिए, मतलब वो सर्किल में भी आना चाहिए, लेकिन वो जूस ना पिए। जूस नहीं पीना है तो वो जो स्क्वायर है वो वाली वैल्यू को आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या क्या पीने बोल रहे हैं। चाय और कॉफी, चाय और कॉफी कहाँ गई? चाय और कॉफी, हाँ, अगर आप यहाँ पे एक नंबर देखो भाई 45, ठीक है, अगर आप 45 को देखो तो 45 रेक्टेंगल में भी दिख रहा है आपको, मतलब चाय लवर्स में भी है वो, और ये 45 सर्किल के अंदर भी दिख रहा होगा आपको, मतलब कॉफी ड्रिंकर्स में भी है ना। अब ये 23 जो है ना, 23 आंसर नहीं होगा क्योंकि 23 जूस वाले सेक्टर में भी आ रहा है। 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 जूस और कॉफी में आ रहा है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो चाय भी पिए और कॉफी भी पिए, तो वो नंबर होगा हमारा 45। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45। ठीक, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी होते हैं, देख के ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, बट ये है कि आप वहां पे सही देखो, है ना। अब देखना तो हम आपको नहीं सिखा सकते, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। हम आपको क्वेश्चन बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। चलो, उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन इज कि ये एक इमेज दी गई है आपको जिसमें जो व्रत है वो नर्तकों को निरूपित करता है। मतलब मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पे, जो व्रत यानी कि जो सर्किल है वो डांसर्स को की बात कर रहा है, डांसर्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो त्रिभुज है वो अभिनेताओं को, मतलब जो ट्राइंगल है वो एक्टर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो सर्किल है वो डांसर्स को, जो ट्राइंगल है वो एक्टर्स को, और जो वर्ग है वो गायकों को। मतलब वर्ग तो नहीं, वैसे तो ये वो दिख रहा है क्या, हाँ चलो वर्ग ही होगा। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये सिंगर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड में कि सर्किल इंडिकेट डांसर्स, ट्राइंगल एक्टर्स एंड स्क्वायर सिंगर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि उन नर्तकों को, आपको मतलब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेटर्स के बेसिस पे आंसर देना है। ओके, पहला है कि उन डांसर्स को जो सिंगर है लेकिन एक्टर नहीं है। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे ऐसे लोग जो डांसर्स हैं, नर्तक मतलब डांसर, ठीक है, ऐसे लोग जो डांसर्स हैं, डांसर्स इसमें आएगा सर्किल में, मतलब ऐसे लोग जो डांसर्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछा पहले तो ये देख लो, हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं। क्वेश्चन ये था कि टी किसको निरूपित करता है, मतलब टी इंडिकेट्स व्हाट, मतलब टी किसको निरूपित कर रहा है, टी क्या बता रहा है। टी कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। और ये 4 स्टेटमेंट और आपसे पूछ रहे हैं टी किस चीज को बता रहा है, तो टी के तरफ चले जाओ भाई। तो पहला वाला स्टेटमेंट पिक कर लो पहले तो, कि वो डांसर्स जो सिंगर हैं, सिंगर कौन होगा? जो स्क्वायर में आएगा, तो ये स्क्वायर में भी आ रहा है टी, है ना, स्क्वायर में भी आ रहा है। तो वो डांसर्स जो सिंगर हैं लेकिन एक्टर नहीं है, एक्टर है ट्राइंगल, और यहाँ आप देख पा रहे होगे ट्राइंगल अलग है, टी उसके बाहर है ना। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है हमारा। आगे के और चेक कर लीजिए क्या है, कि ऐसे डांसर्स को टी बता रहा है जो एक्टर नहीं है, तो टी बता तो ऐसे ही डांसर्स को रहा है जो एक्टर नहीं है, मतलब ट्राइंगल में तो वो नहीं आ रहा और टी डांसर में आ रहा है, लेकिन टी स्क्वायर में भी तो आ रहा है ना। तो उस बेसिस पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप चाहो तो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस भी टी के रिस्पेक्ट में चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। देख लें क्या, सी भी देख लेते हैं, चलो। उन डांसर्स को जो सिंगर और एक्टर दोनों हैं, टी उन डांसर्स को बता रहा है जो सिंगर और एक्टर दोनों हैं,
नहीं, जबकि टी तो एक्टर में आ ही नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। ठीक है, लास्ट देखो, टी उन डांसर्स को बता रहा है जो सिंगर नहीं है, टी जबकि टी तो सिंगर में है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो टी है वो उन डांसर्स को डिनोट कर रहा है जो सिंगर भी है और लेकिन एक्टर नहीं है, मतलब वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। ओके, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आके हमारे इमेज वाले क्वेश्चंस एंड होते हैं। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में देखने को काफी मिलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट काउंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या क्वेश्चन है। देखो, इसमें ना आपको एक चीज ध्यान रखनी, सॉल्व करने से पहले ही बता देती हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जनरली आपके 2 से 3 डायग्राम बनते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन पोर्शन में बनते हैं, और यहाँ पे ना एक ओनली वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि सपोज ये कौन सा है, ये पास और फेल वाला डायग्राम है। तो देखिएगा आपके जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनती है। मान लो एक ये, ठीक है, मान लो ये वाला जो सर्किल है ना, ये वाला सर्किल जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला सर्किल मान लो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और ये दूसरा वाला सर्किल जो है, ये वाला ग्रीन वाला सर्किल मान लो ये हॉकी खेलता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो और ये वाला जो पोर्शन है मिड वाला, ये क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे 10% लोग क्रिकेट खेलते हैं, 20% लोग हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कितने परसेंट लोग कुछ भी नहीं खेलते हो। मान लो 5% लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, और बताइए कितने लोग कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके के डायग्राम आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं बेसिस पे हम यहाँ बात करेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ ओनली वाले कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कि कुछ पोर्शन तो मिड वाला है ही, कि इतने लोग जो हैं वो दोनों गेम खेलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, या कितने लोग सिर्फ हॉकी खेलते हैं, या फिर कितने लोग कुछ भी नहीं खेलते। यही इर्द गिर्द इन क्वेश्चंस को एग्जामिनर पूछता है। तो आज हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, उसके अलावा भी क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे समझ में आएगा आपको। देखो, क्वेश्चन इज कि इफ 42% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, मतलब 42% स्टूडेंट क्या हुए भाई, मैथ्स में फेल हो गए। ओके, 52% फेल्ड इन इंग्लिश, 52% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में। ठीक है, और 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बाकी के 17% क्या हुए, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर 46 स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर 46 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, तो बताइए कुल कितने स्टूडेंट थे। तो देखो, बताइए जब भी टोटल यूनिट का आंसर मांगता है तो आपको वहां पे 100% निकालना है। ओके, परसेंटेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी हमको कोई भी टोटल के रिस्पेक्ट में डेटा देना होता है तो वो कोई भी यूनिट अपने आप में 100% होती है। ओके, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। 42% मैथ्स में फेल हुए, तो ये सर्किल हो गया मैथ्स का, और 42% इसमें क्या हुए हैं भाई, फेल हुए हैं। ओके, 52% इंग्लिश में फेल हो गए, तो ये हो गया इंग्लिश का सर्किल, और कितने लोग, 52% क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, अब आपसे बोल रहे हैं 17% दोनों में फेल हो गए, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये 17% क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हो गए, इन बोथ फेल। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि कितने स्टूडेंट, नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि 46 स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं। अब बताओ, खुद सोचो, पूरा डायग्राम की इंफॉर्मेशन आपको फेल के रिस्पेक्ट में दी है और एक डेटा आपको पास के रिस्पेक्ट में दे दिया है, और बोल रहे बताओ कितने स्टूडेंट थे। तो है ना क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाला, है ना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये मिड वाला पोर्शन देखना है कि मिड वाला पोर्शन किसके रिस्पेक्ट में है। आपका पूरा क्वेश्चन पास फेल के रिस्पेक्ट में है, तो मिड वाला पोर्शन को देखो कि मिड वाला पोर्शन किसके रिस्पेक्ट में है, तो मिड वाला पोर्शन फेल के रिस्पेक्ट में है। तो आपको अपना पूरा का पूरा डायग्राम को फेल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना इजी रहेगा। हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, देखिएगा कैसे। तो देखो, अब 42% मैथ्स में फेल हुए हैं, 17% दोनों में फेल हुए हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन होता है केवल वाला पोर्शन या ओनली वाला पोर्शन, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे ओनली वाला सेक्टर आता है, ठीक है, जो कॉमन नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये इंग्लिश का ओनली वाला पोर्शन है कि जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये जो बाहर डायग्राम के बाहर वैल्यू दिख रही ना आपको इंग्लिश की 52%, ये ओवरऑल वैल्यू है। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन कहाँ आएगा, अंदर आएगा। ये है ओनली वाला डायग्राम, जो अंदर आते हैं वैल्यू, ठीक, ओनली वाली। अब देखो 42% फेल हुए मैथ्स में, 17% हुए दोनों में, तो सिर्फ मैथ्स में कितने फेल हुए, तो 42 में से 17 घटा दो। तो जब आप 42 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2। मतलब जो 25% है ना, ये 25% सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं, और ओवरऑल मैथ्स में फेल कितने हुए, 42%। समझिए आप कि मैं क्या डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। सिमिलरली हेयर 52% ऑल ओवर इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये डायग्राम इंग्लिश का है। 52 में से 17% दोनों में फेल हुए हैं, तो 52 में से आप 17 घटा दो, तो 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो यहाँ आ गया 35%। 35% वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 52% ऑल ओवर इंग्लिश में फेल, 42% ऑल ओवर मैथ्स में फेल, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक, इस तरीके से। अब हमसे क्या पूछा है कि 46 स्टूडेंट्स, नॉट परसेंट, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, परसेंट के फॉर्म में नहीं, और यहाँ पे डेटा परसेंट के फॉर्म में है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, तो इस केस में अंदर अगर आप देखो तो पूरा डायग्राम फेल के रिस्पेक्ट में है। सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ मैथ्स में फेल 25%, दोनों में फेल 17%, सिर्फ इंग्लिश में फेल 35%। तो ये पूरा डायग्राम हो गया फेल का। तो टोटल परसेंट क्या है, 100%। तो 100% में से टोटल फेल निकाल लो, जो बचा वो होंगे पास, ठीक, अंडरस्टूड है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गए आपके 100%। 100% में से 25, ठीक है, 25% सिर्फ मैथ्स में फेल है, 17% दोनों में फेल है, और 35% सिर्फ इंग्लिश में फेल है। तीनों को जोड़ लो तो कितना हो गया, 5 5 10 7 17, ये हो गया 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 77%, ठीक है। 77% क्या है, टोटल फेल है। ये 77 आया कहाँ से है, तो अंदर के डायग्राम की पूरी वैल्यू को जोड़ दो। तो ये जो 77% है, ये क्या है, टोटल फेल है, ओके, टोटल फेल है। तो अब 100 में से 77 चला जाएगा, तो जो बचा वो क्या होंगे भाई, टोटल पास होंगे, होंगे कि नहीं। तो अब आपको सोचो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, मतलब 23% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टोटल पास होंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 46 पास है, तो इट मींस परसेंट की वैल्यू नंबर के बराबर हो जाएगी। परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो आपका 23% स्टूडेंट पास है, वो डेटा इक्वल हो जाएगा 46 के। आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है कि बोथ द सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं। तो ऑब्वियस है टोटल पास वाली ही बात करेंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि पास में फेल आ जाएगा, है ना। तो टोटल पास होंगे भाई 100%, कोई भी यूनिट अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे आप 100% निकाल लीजिए,
तो 1% हो जाएगा 46/23, तो 100% हो जाएगा यहाँ पे 46/23 इंटू 100। ओके, इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 200। मतलब टोटल जो 200 स्टूडेंट्स होंगे वो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या होंगे भाई, पास होंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 200। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि जो मिड वाला पोर्शन होता है उसके बेसिस पे हम पूरे डायग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे आउटर वैल्यू फेल की होती और मिड वाली वैल्यू पास की होती, तो भी आप पूरे डायग्राम को पास में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई नहीं आया होगा तो बताइएगा, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के एक समूह में 70% आर इंग्लिश स्पीकर्स, मतलब 70% लोग क्या करते हैं भाई, 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके, एंड 65% आर हिंदी स्पीकर्स, मतलब 65% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप डायग्राम को फ्रेम कर लीजिए कि ये हो गया आपका, रुको यहां बनाते हैं, हम आगे और पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, 65% हिंदी बोल रहे हैं। अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ओके, मतलब 27% डोंट स्पीक बोथ लैंग्वेज, तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्या क्वेश्चन है कि ये हो गया आपका इंग्लिश का डायग्राम, और इंग्लिश भी कितने लोग बोल रहे हैं, 70% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, और 65% लोग क्या कर रहे हैं भाई, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। 65% लोग बोल रहे हैं के लिए मैं राइट लगा रही हूँ। ओके, अब देखना क्या किया उसने, 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, मतलब ये जो मिड पोर्शन है ना, ये वाला, इसको वो कह रहे हैं कि ये नहीं बोलते हैं। यहाँ वाले व्यक्ति कुछ दोनों भाषा नहीं बोलते भाई, ये 27 लोग, 27%, और ये लोग बोल रहे हैं, मिड वाला नहीं बोल रहा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि जो मिड वाला डेटा होगा उस बेसिस पे डायग्राम को बदल लो। तो देखो 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 100% मान लो इंग्लिश को कि 100 में से 70% अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, इट मीन्स रिमेनिंग 30% इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 30% जो होंगे वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इंग्लिश ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 30% ऐसे हो जाएंगे जो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखो 100% में से 65% लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 65 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 35%। 35% वो लोग होंगे जो हिंदी नहीं बोलते होंगे, क्योंकि 100% अगर हिंदी है, हिंदी में से 65% हिंदी बोलते हैं, तो 35% हिंदी नहीं बोलते। तो इसी में यहाँ पे हो जाएगा आपका कि हिंदी ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 35%। ठीक, जो हिंदी नहीं बोलते। ओके, इस तरीके से। अब देखो मिड वाला क्या है, 27%, जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश बोलते हैं। तो अब पूरे डायग्राम को आपको ना के रिस्पेक्ट में बदल लेना है। तो देखो 30% में से 27% यहाँ आ गया। ओके, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कौन सा है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, और हम डायग्राम किसके बेसिस पे बना रहे हैं, ना बोलने वालों के बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ना बोलने वालों का डायग्राम प्लॉट करना है। तो ये जो मैं पोर्शन हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वाला केस बताएगा। ठीक है,
मतलब ओनली इंग्लिश ना बोलने वाले, जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो टोटल नहीं बोलने वाले 30%, 30% में से 27% यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 3%। मतलब 3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और 27% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं बोलते हैं, ठीक। और 30% ऐसे हैं जो पूरे से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ठीक। कॉमनली बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 65% हिंदी बोलते हैं, 35% हिंदी नहीं बोलते हैं। तो नहीं बोलने वाले में से 27% बीच में आ गए। तो जब आपको ओनली वाला पोर्शन निकालना होगा तो 35 में से 27 आप घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा? ये 8%, है ना। तो 8% वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं बोलते होंगे, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब आप देखो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग कि कितने छात्र दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, और अंदर वाला डायग्राम बन रहा है ना के बराबर, ना के लिए, मतलब नेगेटिवली फ्रेम हो रहा है। जो लोग नहीं बोलते, या तो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते, सिर्फ हिंदी नहीं बोलते, और हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोलते। डायग्राम इस तरीके का है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों बोलने वाले। तो देखो, जब आप टोटल 100% में से ना बोलने वालों की संख्या निकाल लोगे, नेगेटिवली आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे आपको बोलने वालों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जो बोलते हैं। तो देखो 27% जो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोलते, 3% जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते, और 8% जो सिर्फ हिंदी नहीं बोलते। तो ये कितने परसेंट हो गया? 38%। मतलब 38% लोग ऐसे हो गए जो नहीं बोलते, ठीक। तो 100% में से 38% वाले हो गए ना, कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले। तो 100 में से इतना घटा दो, जो बचेगा वो लैंग्वेज बोलने वाले हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 6। मतलब 62% पीपल ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। क्योंकि ये नहीं का रिस्पेक्ट है, तो पूरे में से नहीं घटा दो तो हाँ वाला आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन इज कि कितने परसेंट दोनों बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62%। ओके, यहाँ पे कोई भी संख्या की बात नहीं की गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो वो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 62% लोग ऐसे हो जाएंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62%। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई संख्या दी हुई होती, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पे 46 वाली, इस टाइप का ये एक अलग पैटर्न था, और ये जो मैंने अभी कराया ये एक अलग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से डील करना है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि मिड वाले पोर्शन के बेसिस पे आपको क्या कर देना है, पूरे डायग्राम को कन्वर्ट कर लेना है। भले ही डेटा ऑपोजिट गिवन हो, तो भी आपको मिड वाले कंडीशन को देखनी है कि मिड वाले पोर्शन किस चीज के बारे में गिवन है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इज कि अब देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ओके। जब पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो क्वेश्चन इज 40% पीपल लाइक टू ड्रिंक टी। मतलब 40% लोग क्या करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं। एंड 50% पीपल ड्रिंक कॉफी। 50% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। क्लियर? एंड 55% लोग ड्रिंक जूस। 55% लोग जूस पीना पसंद करते हैं, ओके। एंड 15% ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। 15% लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, ठीक है। और 20% ड्रिंक कॉफी एंड जूस, ओके। एंड रिमेनिंग 20%, नॉट रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्ड लिखा नहीं, हाँ, जूस और टी पीते हैं। अगेन एक ट्विस्ट और दे दिया गया
कि 5% लोग ऐसे हैं भाई जो तीनों चीजें पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है देन फाइंड हाउ मेनी परसेंट पीपल डू नॉट लाइक टू ड्रिंक एनीथिंग। अब सोचो, पूरा डायग्राम दिया है पीने के बारे में और पूछ रहा है आपसे ना पीने के बारे में, है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिएगा। सबसे पहले तो 3 चीजें हैं इसमें, क्या क्या, टी, कॉफी और जूस। तो आप 3 डायग्राम बना लो। ये हो गया आपका टी, ये हो गया आपका कॉफी और ये हो गया आपका जूस, ठीक। टी, कॉफी और जूस के बारे में, ये हो गया आपका टी, ठीक, ये हो गया आपका कॉफी और ये हो गया आपका जूस, ठीक है। टी, कॉफी और जूस। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, 40% पीपल लाइक टू ड्रिंक टी। तो यहाँ पे कहीं पे भी ओनली वर्ड नहीं लिखा ना, तो जब भी ओनली वर्ड ना लिखा हो तो आपको वैल्यू को हमेशा डायग्राम के बाहर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ओनली वाली अंदर आती है। तो 40% ऐसे हैं भाई जो लाइक टू ड्रिंक टी वाले हैं, मतलब चाय पीना पसंद करते हैं। एंड 50% पीपल ड्रिंक कॉफी। कॉफी पीने वाले कितने हैं, 50% हैं, ठीक। तो अभी हम इसको बाहर ही लिखेंगे। एंड 55% जूस वाले हैं, तो ये हो गया 55% जूस वाले, ओके। अब देखिएगा 15% ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। तो ये है टी और ये है कॉफी, मतलब 15% टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो टी और कॉफी का कॉमन पोर्शन तो ये है पूरा, है ना, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ की वैल्यू कितनी दी गई है, 15, ठीक है। और एक और चीज देखिएगा, फिर बाद में फिल करूंगी। 20% कॉफी एंड जूस, ये है कॉफी और ये है जूस। तो कॉफी और जूस का ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ इतना कॉमन होगा, कॉमन तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉफी और जूस वाले का, और पूरा ये पूरा कवर करेगा कॉफी और जूस को, करेगा कि नहीं, मतलब यहाँ तक ग्रीन वाला भी आ रहा है उसमें, क्योंकि ये पूरा गोला और ये पूरा गोला। उसके बाद 20% कॉफी ड्रिंक जूस एंड टी, ये है जूस का सर्किल और ये है टी का सर्किल, और इनका भी 20% कॉमन है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा, ओके। ये कॉमन आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब कैसे फिल करोगे डेटा को, तो देखना कैसे फिल करना है आपको। जब भी ये 3 वाले केस आ जाए ना, तो आप थोड़ा इसको केयरफुली कीजिएगा कि दूसरे पेज में बता देती हूँ। ये हो गया आपका टी का सर्किल, ठीक, ये हो गया आपका कॉफी का सर्किल, ठीक है, और ये हो गया आपका जूस का सर्किल। वहां ऊपर बनाया था, यहाँ नीचे बना रही हूँ, जगह नहीं थी इसलिए, ठीक। तो आप इसी में समझ लीजिएगा। नाउ अब आप देखो कि बीच वाला रुको, एक बार अच्छे से बनाने दो, बीच में लिखने की जगह ही नहीं बची थी यहाँ पे, ओके, वेट करना। ये हो गया आपका टी का सर्किल, ठीक, ये हो गया आपका कॉफी का सर्किल, और ये हो गया आपका जूस का सर्किल, ठीक है। अब देखो हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। टी पीने वाले हैं 40%, टी ड्रिंकर्स हैं भाई 40%, ओके। कॉफी ड्रिंकर्स हैं 50%, तो ये है 50%, ठीक है। और जूस ड्रिंकर्स हैं 55%, तो जूस वाले हैं 55%। ये बाहर वाली वैल्यू मेंशन कर दिया। अब देखना कॉमन वाली, क्वेश्चन में लिखा है कि 5% व्यक्ति तीनों चीजें पीते हैं। तो तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो वाला देखिएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पे आएगा
5, ये 5% ऐसे लोग हैं जो चाय, कॉफी, जूस तीनों पीते हैं। ठीक, बड़े अच्छे लोग हैं। अब देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि 15% ड्रिंक टी एंड कॉफी, तो ये है टी और ये है कॉफी, तो मतलब इनका जो कॉमन पोर्शन है ना, ये वाला जो कॉमन पोर्शन है इनका, यहाँ पे हमको फिल करना है 15%। ओके, यहाँ पे हमको फिल करना है 15%, और 20% कॉफी एंड जूस, ये है कॉफी, ये है जूस, तो इनका कॉमन पोर्शन है ये वाला, और यहाँ की वैल्यू कितनी दी गई है? 20%। ठीक है, यहाँ की वैल्यू दी गई है 20%। ओके, और 20% ड्रिंक जूस एंड टी, बाकी का 20% ये है जूस और ये है टी, मतलब ये वाला पोर्शन, ये कितना है? दिस वन इज ऑल्सो 20%। ठीक है, ये बन गया। अब देखो अभी तक हमने आउटर वैल्यूज लिखी है, अब हमको इनर वैल्यूज लिखनी है, अंदर वाली। तो देखो 15 में से, अब हम कॉमन पोर्शन फिल करें, ध्यान से देखना, 15 में से 5 यहाँ आ गया, तो बचा कितना? 10%। तो कुल मिला के देख लो, 10 और 5 15 ही तो हो रहे हैं। जो टी और कॉफी के कॉमन लोग हैं वो 15% है। 15% को तोड़ के ब्रेक करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इकट्ठा 15% नहीं आ सकता क्योंकि एक और सर्किल की कॉमन पोर्शन है वहां पे। तो इस 15% को हमने फिट कैसे किया? 15 में से 5 पहले से बैठे हुए हैं भाई, ये 5 वो हैं जो टी भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, तो ये 5 पहले से आ गए हैं। तो कॉफी और टी की बात हो रही है, तो अब कॉमन पोर्शन कॉफी और टी का कौन सा बचा? ये वाला बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10%। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखो, कॉफी और जूस में 20% कॉमन है, लेकिन 5% पहले से आके बैठ गए हैं क्योंकि वो तीनों चीज पीते हैं। तो 20 में से 5 यहाँ पे आ गया, बचा कितना? 15%। तो कुल मिला के हो गया 15 और 5 20%। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे देखो, टी और जूस का कॉमन पोर्शन है 20%। 20% में से 5 पहले से आके बैठ चुका है क्योंकि वो तीनों चीजें पीता है भाई। तो 20 में से 5 अंदर आ गया पहले ही, तो बचा कितना आने को? 15%। ये 15% जो टी और कॉफी का अलग से पोर्शन दिखाएगा, बाकी 15 में 5 भी जुड़ के 20 बनेगा, तभी तो टी और जूस का ड्रिंकर सेम होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से सारी वैल्यूज क्या हो गई हमारी? अंदर आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने % व्यक्ति कुछ भी पीना पसंद नहीं करते हैं। अब आप देखिए कितने % लोग हैं जो कुछ भी पीना नहीं पसंद करते हैं। तो आप क्या करोगे, पूरा डायग्राम हमारा कुछ ना कुछ पीने के बारे में आ रहा है, तो उसको पूरे से पीने में कन्वर्ट कर लो। तो अभी क्या चीजें हैं जो खाली हैं? दैट इज ये वाला पोर्शन, ओनली टी वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है ओनली टी वाला, है ना। अंदर वाला बताया था ना मैंने, ओनली वाला पोर्शन होता है जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। ये है ओनली टी वाला पोर्शन, ओनली टी। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है ओनली कॉफी। ओके, ये है ओनली कॉफी वाला, ओनली कॉफी। ये वाली वैल्यूज और निकालनी है आपको। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? ओनली जूस वाला, मतलब वो पर्सन जो सिर्फ जूस पीते हैं। ठीक, जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वो पर्सन है जो सिर्फ जूस पीते हैं, वो इस कोले के अंदर आएंगे, ओनली जूस वाला। तो कैसे निकालोगे ओनली वाली वैल्यू को आप? सिंपल, देखो 40% टी पीते हैं,
40 में से इतने लोग पहले से आके बैठ चुके हैं। कितने लोग? 15 और 5 20 और 10 30। मतलब 40 में से 30% कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया घटा दो तो बचेगा सिर्फ उसी वाला एरिया। तो 40 में से 30 चला गया, कितना बचा? कितना बचा? 10%। मतलब 10% वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी पीते हैं। ठीक है। सिमिलरली कॉफी का भी निकाल लो। 50% में से 15 और 5 20 और 10 30% आ गया कॉमन पोर्शन। तो 50 में से 30 कुछ ना कुछ पीते ही हैं कॉमनली, तो सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हो गए? 50 में से 30 घटा दो, 20%। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 20%। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? हाँ, अब देखो, ओनली जूस वाला निकालना है तो जूस कुल पीते हैं 55%, तो 55% में से ये पोर्शन हो गया कॉमन। मतलब 15 15 30 और 5 35, तो 55 में से 35 लोग कॉमनली कुछ ना कुछ पीते हैं, तो बचे 20% लोग जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जूस पिएंगे कि नहीं पिएंगे? खुद सोचो। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा डायग्राम हमारा फिल हो गया। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? कुछ ना कुछ पीने वालों के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो अब आप सबको जोड़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नेगेटिव आंसर मांगा है कि कितने लोग कुछ भी नहीं पीते। ये पूरा सर्किल पीने वाला है, तो अब आप वैल्यूज कौन सी जोड़ोगे? जो सर्किल के अंदर है, बाहर वाली मत जोड़ लेना। ठीक है, बाहर वाले से सेटिस्फाई कर करके अंदर फिल किया है हमने। ओके, तो अब आप सबको जोड़ लो। 10% सिर्फ चाय पीते हैं, ठीक, 20% सिर्फ कॉफी पीते हैं और 20% सिर्फ जूस पीते हैं। ठीक, बार बार परसेंट नहीं लिख रही हूं मैं, बोल रही हूँ तो समझ लेना। तो ये हो गया ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली जूस। ठीक, अब अंदर देखो क्या क्या लिखा है। एक बार 10 लिखा है ये वाला, फिर उसके नीचे 5 लिखा है कॉमन वाला, फिर एक बार 15 लिखा है ये वाला, और एक बार और 15 लिखा है ये वाला। सबको आप ऐड कर लो, कितना हो रहा है? 5 और 5 10 और 5 15। ठीक, ये हो गया 1 1 और 1 2 2 4 और 2 6 7 8 9। मतलब 95% लोग ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ पीते हैं, और वो कुछ ना कुछ का नाम क्या है? टी, कॉफी, जूस। ठीक, तो अब आप यहाँ पे बना लीजिए। टोटल 100% डेटा है भाई। 100% में से 95% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, जो कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब रिमेनिंग 5% लोग कौन हो गए? जो कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक, ना ही टी, ना ही कॉफी, ना ही जूस। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5%। मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है जब 3 सर्किल वाला दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी नहीं तो यहाँ तक के लेवल वाले क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में आते हैं, और आई होप मैंने समझाया है, आप अगर अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों को और डीप एनालिसिस वे में अगर हमसे पढ़ना है तो आप हमारे साथ इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो पता है कि सीसेट उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। ओके, तो आप चाहे उड़ीसा पीसीएस की तैयारी करें, एमपी, यूपी, बिहार, असम, ठीक, झारखंड, जेएनके, किन्हीं भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू में प्री मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है भाई 10 मई से। ठीक है, और इसमें आपको सारी चीज़ें एक डीप और कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, बट हम आपको बता दें कि ये जो बैच है इसकी जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है 18,999, बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे दैट इज़ आयुषी लाइव, तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और आप पहुँच जाएंगे 14,999 में। मतलब सिर्फ
1 रुपये कम, ठीक है, 15,000 में आप इस बैच को परचेस करके हमारे साथ एक डीप एनालिसिस वे में स्टडी कर सकते हैं और अपने अपकमिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं, आपने पढ़ाना देख ही लिया है कि कौन कैसा पढ़ाता है, और अगर आप चाहते हैं कि बैचेस के थ्रू आप पढ़ें तो आपको वहाँ पे और डिटेल्ड मैनर में स्टडी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ यूट्यूब पे तो क्लासेस एज यूजुअल होती ही हैं, एंड उसमें भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको इतना क्वालिटी कंटेंट मिल जाए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, बट अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोरशिप के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मैंने जितने भी टाइप्स यहाँ पे वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।